नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और इस कोरोना से शुभ मंगल सावधान रहेंगे। खैर, थंबनेल और टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम राजीव गांधी जी के कार्यकाल को याद करते हैं तो मुख्यतः तीन चीजें याद आती हैं। पहला, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, दूसरा बोफोर्स घोटाला और तीसरा शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटना। खैर, इनको छोड़कर एक चौथा शर्मनाक फैसला भी है जिसकी चर्चा तो इतिहास के पन्नों में दब के रह गई है, परंतु उसकी गूंज हमें हर रोज सुनाई देती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो भला हमारे ध्यान में नहीं आ रही। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे कश्मीर में जो अशांति है, चरमपंथ और अलगाववाद की जो चिंगारी फैली हुई है, उसके लिए बहुत हद तक राजीव गांधी और उनके नेतृत्व में चल रही सरकार जिम्मेदार थी, तो आप क्या कहेंगे? इतनी जल्दी फैसला मत करिए। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए और तब फैसला कीजिए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे से एक और कड़ी जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि सबसे बड़ा और खतरनाक आतंकी संगठन है, उसके आका, उसके कमांडर इन चीफ सैयद सलाउद्दीन ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा में चुनाव लड़ा था? जी हां, जरा सोच कर देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि यदि वह चुनाव उस तरह से संपन्न हुआ होता जिस तरह से होना चाहिए था, तो क्या पता आज सैयद सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता। खैर, यह तो है उम्मीद, परंतु अंजाम क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1983 जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से। 1983 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसके रिजल्ट कुछ यूं रहे। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को मिली 46 सीटें और कांग्रेस को मिली 26 सीटें। कुल सीटों की संख्या थी 75, यानी फारूक अब्दुल्ला निर्विरोध जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए। इससे पहले कि फारूक अब्दुल्ला साहब का कार्यकाल रफ्तार पकड़ता, उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम मोहम्मद शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के 12 एमएलए को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वह जाते हैं, कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं और कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना देती है। इससे पहले कि आपको ऐसा लगे कि कांग्रेस का दिल कितना बड़ा है कि उसके पास 26 एमएलए हैं, गुलाम मोहम्मद शाह के पास 12 एमएलए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बना दिया। परंतु कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सबसे हैरान कर देने वाली बात आपको मैं बताता चलूं कि गुलाम मोहम्मद शाह और कोई नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला साहब के साले थे। यानी राजनीति के इतिहास में एक बार और सिद्ध हो गया कि जब दरवाजे से सत्ता का सुख दिखाई देने लगे तो रिश्ते, नाते, नैतिकता खिड़की से बाहर चले जाते हैं। खैर, जुलाई 1984 को गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, परंतु कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि महबूबा मुफ्ती, जो अभी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, उनके पिता तब कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे और अनंतनाग जिले में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी। 1986 में इसी अनंतनाग जिले में भयंकर दंगे भड़क जाते हैं। कई मंदिरों को तोड़ा जाता है, सड़कों पर कत्लेआम होता है, खून की नदियां बह जाती हैं और हमारी कांग्रेस चरमराए कानून व्यवस्था और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का हवाला देते हुए गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। इसके पश्चात गुलाम मोहम्मद शाह की हालत हो जाती है धोबी के। न वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहते हैं और न ही कांग्रेस के रहते हैं और ना ही उनमें इतनी कुवत होती है कि वह अपनी सरकार बना सके, यानी वह अब कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार गिर जाती है। और हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि अनंतनाग में जो उस समय दंगे भड़के थे, कहीं न कहीं उनका कारण राजीव गांधी और उनके द्वारा संचालित केंद्र में सरकार ही थी।
वह कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति में समय निर्धारित करती है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। 1985 में मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया। इसके बाद हिंदू समुदाय नाराज हो गया, तो अब हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी ने जो विवादित राम जन्मभूमि है अयोध्या में, उसका ताला खोल दिया। बरसों से उस विवादित भूमि को ताले के अंदर कैद रखा गया था ताकि वहां का सौहार्द बरकरार रहे। ताला खुल गया, हिंदू समुदाय के लोग अंदर जाकर पूजा अर्चना करने लगे। तो सही या गलत को गोली मारते हुए राजीव गांधी जी कभी हिंदू समुदाय को खुश करने में लगे रहे तो कभी मुस्लिम समुदाय को खुश करने में लगे रहे। इसका निष्कर्ष ये निकला कि पूरे देश में दंगे भड़क गए और इन दंगों में 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। और अनंतनाग में हुए दंगे भी इसी बैलेंसिंग एक्ट का एक परिणाम था। खैर, कश्मीर में 7 मार्च 1986 को गवर्नर्स रूल लागू हो जाता है, यानी परोक्ष रूप से पूरे जम्मू एंड कश्मीर की कमान सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, राजीव गांधी जी के हाथ में चली जाती है। मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा, कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस। 7 महीने बीतते हैं और यही कांग्रेस वापस जाकर फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिला लेती है। जी हां, वही फारूक अब्दुल्ला जिसके खिलाफ 1983 में इंदिरा गांधी जी ने अकेले चुनाव लड़ा था। वही फारूक अब्दुल्ला जिसकी पार्टी से गुलाम मोहम्मद शाह जब आए थे तो कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, उसी फारूक अब्दुल्ला के साथ जाकर कांग्रेस सरकार बना देती है और फिर एक बार फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक पल ठहरिए, सोचिए कि 4 साल के काल में पहले फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर गवर्नर्स रूल लगाया जाता है और फिर फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। सोचने की बात है, दुखद बात है कि जिस राज्य की हालत इतनी दयनीय हो, इतनी अस्थिर सरकार हो, भला उस राज्य का क्या विकास होगा। परंतु यह बेमेल जोड़ी आखिर कितनी टिकती? इस केस में सिर्फ 4 महीने टिकी। 4 महीने बीतते हैं और कांग्रेस में अंतर्कलह इस हद तक बढ़ जाता है कि मार्च 1987 यानी 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाता है और एक बार फिर सरकार गिर जाती है। तो दोस्तों, एक बार फिर सोचिए, 1983 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, फिर 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी एमएलए के साथ सरकार बनाती है, उसके बाद उन्हें भी हटाकर गवर्नर्स रूल लगा देती है और फिर गवर्नर रूल को खत्म कर फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाती है और फिर 4 महीने बाद उनको हटाकर नए विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देती है। यानी 4 साल के अंतराल में कितने सरकार बदले गए, हर पार्टी ने सत्ता का भोग किया, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को। यदि आपको यह सब सुनकर लग रहा है कि कांग्रेस ने जनता का, मतदान का और लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया, तो ठहरिए। यदि यह लोकतंत्र का मजाक है तो 1987 में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न होता है, उस चुनाव में लोकतंत्र की बीच चौराहे पे नुमाइश होती है। आपको सुनकर यह जरूर खराब लग रहा होगा, लेकिन अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना होगा क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस ने 1987 के आम चुनाव में ऐसा क्या किया कि लोकतंत्र शर्मसार हो गई। आखिर कैसे होती है हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन की एंट्री और 1987 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से बदल जाता है। इन सवालों का जवाब यदि आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर घटनाक्रम किस तरह से अनफोल्ड होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।